आज के इस कार्यक्रम में हम बाजार पर डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। नए साल का दूसरा दिन है आज 2 जनवरी और अभी तक देखें तो बाजार फिलहाल पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। कल बाजार में शुरुआत में तेज़ी थी, हालांकि क्लोजिंग के वक्त बाजार में प्रॉफिट बुकिंग एक देखने को मिली, लेकिन क्लोजिंग हरे निशान के साथ 26,000 के ऊपर ही होती हुई नजर आई। आज बाजार में अच्छी खासी तेजी है। बैंक निफ्टी ने यहां पर आज एक नया रिकॉर्ड हाई टच किया 60,118 का। अब सवाल यह है कि क्या निफ्टी भी नया हाई टच करेगा अपना 26,325, जो कि इसका 52 वीक हाई है। और जिस तरीके से आज बाजार में तेजी देखने को मिल रही है, फिलहाल 26,300 के आसपास जो है निफ्टी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सेंसेक्स की बात करें तो ये करीब करीब 500 पॉइंट्स ऊपर है, 85,663 पर यह कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी इसमें 400 पॉइंट्स की आज तेजी है, 60,000 से ऊपर है। आईटी के अंदर भी आज ठीक ठाक तेजी देखने को मिल रही है, 150 पॉइंट की तेजी यहाँ पर है। स्मॉल कैप के अंदर 350 पॉइंट्स की आज एक रैली देखने को मिल रही है। और मिड कैप की अगर बात करें तो मिड कैप में भी 0.25% के आसपास की यहाँ पर आज तेजी देखने को मिल रही है। तो ये है आज के बाजार का हाल। अगर कुछ इंडेक्सेस की बात कर ले तो आज सीपीएसई इंडेक्स के अंदर काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, जिसके अंदर ये कोल इंडिया, एसजेवीएन, एनएलसी इंडिया और एनटीपीसी, एनएचपीसी जैसी कंपनियां आती हैं। इसके अलावा पीएससी सेक्टर के अंदर आज तेज़ी है। एनर्जी में 1.5% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। ऑटो सेक्टर करीब करीब 1.25% ऊपर कारोबार कर रहा है। ब्रॉडर मार्केट में देखें तो शानदार आज एक तेजी देखने को मिल रही है। सिर्फ एक इंडेक्स ऐसा है जिसमें आज थोड़ा सा प्रेशर नजर आ रहा है, एफएमसीजी सेक्टर के अंदर करीब करीब 1.25% की यहां पर आज गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये था आज के बाजार का हाल। अब एक बार नजर डाल लेते हैं अब तक के निफ्टी के गेनर्स और लूजर्स पर। तो निफ्टी के गेनर्स और लूजर्स में पहला नाम जो है निफ्टी के गेनर्स में वो आता है कोल इंडिया का। इसमें आज अच्छी खासी तेजी है, 0.6% के आसपास की तेजी है। एनटीपीसी के अंदर आज 3.5% की तेजी है। ट्रेंट इसमें आज 0.3% से आगे तेजी रही। हिंडाल्को के अंदर 2.5% की तेजी और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 2% की तेजी यहाँ पर रही है। निफ्टी लूजर्स पर नजर डालें तो निफ्टी लूजर्स में पहला नाम आता है आईटीसी का। दरअसल आईटीसी को लेकर लगातार खबरें बनी हुई हैं, जिसके चलते इसमें आज प्रेशर है और एक वक्त पे शेयर 5% तक टूटता हुआ नजर आया था। फिलहाल ये करीब करीब 0.4% की गिरावट इसमें देखने को मिली। नेस्ले इंडिया 1% की गिरावट, भारतीय एयरटेल 0.38% की गिरावट यहाँ पर है। श्रीराम फाइनेंस के अंदर 0.38% की गिरावट और डॉक्टर रेड्डीज इसमें भी आज प्रेशर देखने को मिल रहा है। मिड कैप गेनर्स में नजर डालें तो यहाँ पर इरेडा आपको टॉप पर नजर आएगा। इरेडा में आज 5% की तेजी है। टोरेंट पावर में भी तेजी है। डाबर इंडिया, वोल्टा, सोना, बीएलडब्ल्यू, प्रिसीशन मिड कैप के गेनर्स में आज ये शामिल हैं। मिड कैप लूजर्स की अगर बात करें तो इसमें पहला नाम आता है वारी एनर्जीज का। वारी एनर्जी में आज एक प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 3% की गिरावट है। भारतीय हेक्साकॉम ये भी मिड कैप लूजर्स में शामिल है। इसके अलावा स्विगी, एपीएल, अपोलो ट्यूब, गॉडफ्रे फिलिप्स ये भी मिड कैप के लूजर्स में शामिल हैं। स्मॉल कैप गेनर्स की यहाँ पर अगर बात की जाए तो स्मॉल कैप गेनर्स में यहाँ पर टॉप पर रहेगा इगाराशी मोटर्स। इसमें आज शानदार 11% की तेजी रही है। ओरिएंट के अंदर भी 9.5% से ज़्यादा की तेजी है। सेंदूर के अंदर तेजी है। इन्फोबीन्स टेक इसके अंदर आज तेजी देखने को मिली 8.25% के आसपास की। और बीएमडब्ल्यू इंडिया इसके अंदर भी आज 8% से ज़्यादा की तेजी है। और स्मॉल कैप लूजर्स पर अगर हम नज़र डालें तो स्मॉल कैप लूजर्स में यहाँ पर पहला नाम आता है किरी इंडस्ट्रीज़ का। 8% की गिरावट यहाँ पर है। अरमान फाइनेंशियल, डीसीएम, श्रीराम, आईबुल रियल एस्टेट और रेडिको खैतान ये आज स्मॉल कैप लूजर्स में शामिल हैं। तो ये थे आज के अभी तक के कुछ गेनर्स और लूजर्स और आज के मार्केट का हाल इस वक्त क्या चल रहा है ये भी आपको बताया। अब वक्त हो गया है आपको अपने एक्सपर्ट से रूबरू करवाने का, मिलवाने का, और उनसे हम मार्केट के बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं महेश ओझा सर। महेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर मनी 9 में। तो महेश सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि नए साल का दूसरा दिन है, बाजार ठीक ठाक आज परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, तो इन आज की परफॉर्मेंस आपको बाजार की कैसी लग रही है, कितनी टिकाऊ लग रही है और 2026 को लेकर आपका क्या आउटलुक है सर? 2026 को लेके आउटलुक पॉजिटिव है। और अमूमन यही होता है कि नया साल होता है तो थोड़ी बहुत बाइंग इनिशिएटिव होती है फंड्स के द्वारा, बाकी सब के भी द्वारा, और होने भी चाहिए।
मार्केट यहाँ से भी एक अच्छा करेगा, ये सबकी एक्सपेक्टेशन है, और हमारी भी एक्सपेक्टेशन इसी लेवल में है कि मार्केट आने वाले टाइम के अंदर नया स्तर छुएगा। हाँ, हो सकता है कि ये 3 4 6 महीना और ले ले 27,000 या 27,000 से ऊपर के लेवल अपने को देखने में। लेकिन बट ओवरऑल यहाँ पे एक थीम जो है अब मार्केट की कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव बनी हुई है। 2025 को हम पीछे छोड़ चुके हैं, जहाँ पे हमने काफी रेड दिन देखे थे। अब हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर हमें पॉजिटिविटी देखने को मिले। इधर मिड कैप में है, मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में है, कैपेक्स में है, कैपिटल गुड्स में है। ये सारी चीजों के अंदर अपने को आने वाले टाइम में पॉजिटिविटी दिखाई देनी चाहिए। और मेरे हिसाब से मेन थीम जो है, अगर आप इंडेक्स स्पेसिफिक भी बात करोगे तो काफी चीजें जो है रिजनेबल लेवल पे मिल रही है। तो वहां पे भी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी अभी भी दिखाई दे रही है। नंबर्स काफी अट्रैक्टिव आए हैं। टू व्हीलर स्पेस में देखिए जी, टू व्हीलर स्पेस, फोर व्हीलर में भी नंबर जो है ऑटोज के वो भी काफी बढ़िया है। तो मैन्युफैक्चरिंग स्पेस एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे हमारा ध्यान थोड़ा सा पॉजिटिविटी बना हुआ है। कंज्यूमर थीम जो है वहाँ पे भी काफी चीजों में पॉजिटिविटी ध्यान बना हुआ है। तो ओवरऑल आने वाला साल जो है हमें कहीं ना कहीं भी लगता है कि ये पॉजिटिविटी के साथ में ही जाएगा। ठीक है सर। सर वैसे आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात करी, कंज्यूमर सेक्टर की आपने आपने एक बात करी, तो इसके अलावा और कौन से सेक्टर लगते हैं सर आपको कि जिनके अंदर पोटेंशियल आपको नज़र आ रहा हो 2026 को, जो लीड करते हुए आपको लगता है कि नज़र आएंगे? देखिए, इंफ्रा है, आपका मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में आपका रेलवे सेक्टर, ये सारे सेक्टर आ जाएंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे जो रियल्टी से जुड़े हुए काउंटर भी है, तो वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं पे अच्छा हो जाएगा। थोड़ा बहुत फार्मा जो है वो भी आउट परफॉर्म कर सकता है। ये मिला जुला है जो सेक्टर स्पेसिफिक जो थे, जो 2025 में शायद उतना परफॉर्म नहीं कर पाए, वो यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ दिखाई देंगे। और कहीं ना कहीं पे बाकी सारे जो काउंटर है वो भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन करता हुआ दिखाई देंगे। लेकिन मेन जो थीम है शायद मैंने मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग स्पेस है, इंफ्रा स्पेस है, जी। हेल्थ केयर स्पेस है। ये टाइप के जो काउंटर है वो आने वाले टाइम के अंदर भी थोड़ा सा अप मूव करते दिखाई देंगे। बैंकिंग ने काफी परफॉर्म लास्ट ईयर में भी किया है, काफी बैंकिंग ने संभाला हुआ है। तो बैंकिंग शायद से उतना परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन बैंकिंग में भी ध्यान पॉजिटिविटी अभी तक बना हुआ है। ओके सर। अच्छा सर, अगर आपसे ये पूछा जाए, क्योंकि हमारे पास व्यूअर्स के भी कई सवाल आते हैं कि 2026 के लिए आपको क्या बेस्ट लग रहा है, लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप? क्योंकि स्मॉल कैप की अगर परफॉर्मेंस हम 2025 की देखें तो पूरे साल में 5.5 से 6% तक ये जो इंडेक्स है स्मॉल कैप का वो गिरता हुआ नजर आया है। मिड कैप की भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही है, लार्ज कैप भी ठीक ठाक गिरा है। तो तीनों में से सर आप किस में ज़्यादा आप बुलिश नज़र आ रहे हैं सर, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप कंपनीज में? देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ लार्ज कैप स्मॉल कैप हम स्टॉक स्पेसिफिक होना ज्यादा बेटर समझते हैं। आइदर आग यहाँ पे सेफ्टी भी कंसर्न होना चाहिए आपको। जी। बाइंग कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपके इन्वेस्टर की थोड़ी सेफ्टी होना चाहिए। तो कुछ एक काउंटर है जहाँ पे हमारा ध्यान पॉजिटिविटी, लाइक टाइटन जो हमने पहले भी शेयर किया हुआ था, टाइटन में हमारा ध्यान पॉजिटिव है। मेजरली लार्ज कैप है जहाँ पे थोड़ा सा ध्यान पॉजिटिविटी की तरफ बना हुआ है। तो टाइटन है, लार्सन है, ये दो स्पेस जो है मोटा मोटी सबसे ज्यादा प्रिफर्ड है। उसके बाद में M&M है, यहाँ से भी एक प्रिफर्ड है, आयसर है। ये कुछ एक पिक है जो अपने को और ज्यादा परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे, जहाँ पे सेफ्टी कंसर्न भी जो है वो ठीक है। जी। रेलवे के कुछ सेक्टर स्टॉक्स है जो भी अपने को लोअर लेवल से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी वापस से जनरेट होती हुई दिखाई देगी। रेलवे, ये साल में रेलवे का भी थोड़ा बहुत मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग स्पेस है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, वहां पे भी थोड़ी बहुत अपने को मोमेंटम दिखाई दे सकता है। तो ये एक स्टॉक स्पेसिफिक होने का टाइम है, आइदर के ये एकदम ही कोई भी सेक्टर स्पेसिफिक ना होके स्टॉक स्पेसिफिक बनना ज्यादा बेटर रहेगा। और ओवरऑल देखेंगे तो मिड कैप में लास्ट ईयर में कोई परफॉर्म इतना किया हुआ नहीं, मिड एंड स्मॉल कैप में। तो वहां पे थोड़ा सा एक ध्यान जो है मिड कैप में, थोड़ा पॉजिटिविटी की ओर ध्यान जरूर बना हुआ है। ओके सर, ठीक है। तो टाइटन सर ने यहाँ पर बताया कि टाइटन को लेकर सर एक पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। L&T है, M&M है, आइशर मोटर्स है, रेलवे सेक्टर की भी यहाँ पर सर ने बात करी। अच्छा सर, रेलवे सेक्टर अक्सर हम देखते हैं कि जैसे जैसे बजट करीब आता है तो जो रेलवे स्टॉक्स हैं वो परफॉर्म करते हुए नज़र आते हैं। अगर अब की हम बात करें तो
कुछ स्टॉक्स मैं यहाँ पर आपके साथ बात करना चाहूँगा। आरवीएनएल है, अगर पिछले एक महीने में देखें तो 15-16% के आसपास की इसमें तेज़ी देखने को मिली है। आईआरएफसी में 10% के आसपास की तेज़ी रही है। जुपिटर वैगन्स ये करीब करीब 19% चलता हुआ नजर आया है। तो आपको क्या लगता है सर, किन रेलवे स्टॉक्स में आपको पोटेंशियल नज़र आ रहा है सर, जो इस साल या फिर कहें कि अगले 4 से 6 महीने का अगर कोई नज़रिया लेकर चल रहा है रेलवे सेक्टर के अंदर, तो कौन से स्टॉक्स आपको लगता है सर कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? ये आरवीएनएल है, यहाँ से भी ठीक ठाक लग रहा है। कोई भी डिप मिलती है तो आरवीएनएल में बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। जेडब्ल्यूएल है, वहाँ पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। रेलटेल है, वहाँ पे भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। आईआरएफसी अगर किसी कारणवश कोई भी डिप मिलता है तो वहाँ पे भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। लेवल ठीक ठाक है। और देखिए वो मोमेंट है जो बजट से पहले स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा बहुत बाइंग मोमेंटम आता ही आता है। वो बाइंग मोमेंटम आया ऑलरेडी, थोड़ा बहुत वहां से प्रॉफिट बुकिंग भी ऑलरेडी चालू है। और ये कहीं ना कहीं पे अभी जो खर्चा कैपेक्स बढ़ने वाला है और वो रेलवे की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक मोमेंटम है, बट आप वैल्यू के हिसाब से भी देखेंगे तो भी लेवल ठीक ठाक है। और थोड़ा सा भी डिप मिलता है तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। थोड़ा नजरिया आपको 12 से 15 महीने रखना चाहिए। और मेरे हिसाब से रेलवे के शेयर में ये टाइप के जो शेयर है वहां पे ही यही कंपनियां आगे भी बढ़ता हुआ काम करते हुए दिखाई देगी। तो ये कुछ एक सेक्टर है जहाँ पे अपन चीजें हैं जहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। टीटागढ़ अगर आपको किसी कारणवश नीचे डिप में मिलता है तो वहां पे भी ध्यान रखा जा सकता है। जो मेजरली वर्क आप ये जो रेलवे से जुड़े हुए काउंटर है जो रेलवे में अच्छा काम करते हैं, ये थोड़ा डिप मिलता है, कूल डाउन होता है, तो वहां पे जी। आपको स्लो एंड स्टैगर्ड वे में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अभी वैसा कोई मूवमेंट पिछले 1-2 साल पहले मूवमेंट था, वैसा मूवमेंट अभी नहीं बनेगा। लेकिन आपको एक डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। एक्यूमुलेशन का जो जोन है वो बनता हुआ दिखाई देगा। और थोड़े बहुत रिटर्न जो है ये साल में रेलवे से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। तो सर ये जो आपने कुछ स्टॉक यहाँ पर हाईलाइट किए हैं, आरवीएनएल, जेडब्ल्यूआर, रेलटेल, तो कुछ सर इसके कुछ आप टारगेट अगर व्यूअर्स के लिए शेयर करना चाहें सर। ये आरवीएनएल स्पेसिफिक 420 से 425 से 440 की रेंज जो है आरवीएनएल के अंदर अपन देख रहे हैं, तो ये आने वाले कुछ टाइम में हो सकता है कि आरवीएनएल आपको ये लेवल में देख सकते हैं। जेडब्ल्यूएल है तो जेडब्ल्यूएल में भी 435 से 450 की रेंज शायद हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर देखने को मिले। और टीटागढ़ है, टीटागढ़ में 1050 से 1100 की रेंज शायद हो सकता है कि 9 से 12 महीने के अंदर देखने को मिले। तो ये कुछ एक शेयर्स हैं जहाँ पे हमारे को लगता है कि थोड़ा सा और पॉजिटिव ध्यान दें। हालांकि ये सारे स्टॉक्स जो है न्यूज स्पेसिफिक भी थोड़ा मोमेंटम रहता है, तो जी। थोड़ा डिप मिलता है अगर कोई भी लोअर लेवल मिलता है तो वहां पे एक्यूमुलेशन की सलाह रहेगी। और अपसाइड में थोड़ा नजरिया जो है 12 महीने का रख के इसमें बाइंग की जा सकती है। ठीक है महेश सर, एक आखिरी सवाल आपसे लूँगा, उसके बाद फिर हम जो दर्शकों के हमारे पास लगातार सवाल आ रहे हैं लाइव उस पर बातचीत करेंगे। एक सवाल सर, क्योंकि हम यहाँ पर बजट का भी हमने जिक्र किया कि जैसे जैसे बजट नज़दीक आता है रेलवे सेक्टर जो है थोड़ा परफॉर्म करता हुआ नज़र आता है। सर क्या आपको लगता है कि इस बार बजट में सरकार का किस सेक्टर पर ज़्यादा फोकस हो सकता है? रेलवे में हम देखते हैं कि सरकार का अच्छा फोकस होता है, क्या आपको लग रहा है कि इस बार भी उतना फोकस होगा या फिर इसके अलावा और कोई सेक्टर जिस पर सरकार इस बार ज़्यादा फोकस करने वाली बजट में? देखिए रेलवे है, डिफेंस है, हेल्थ केयर है, यहाँ पे तो बजट का एलोकेशन होता ही है थोड़ा बहुत। जी। जिस हिसाब से रेलवे के अंदर काम चल रहा है थोड़ा और काम करने की जरूरत है। हो सकता है कि रेलवे के अंदर थोड़ा एलोकेशन और बढ़ जाए। उसी हिसाब से हेल्थ केयर सिस्टम है तो हेल्थ केयर में और काम करने की जरूरत है। इंश्योरेंस है जहाँ पे भी इंश्योरेंस के अंदर थोड़ा बहुत और गवर्नमेंट फोकस कर सकती है। जी। इंफ्रा है तो इंफ्रा में भी थोड़ा एलोकेशन और कर। डिफेंस सेक्टर जो है यहाँ पे भी लगता है कि कहीं ना कहीं पे थोड़ा और एलोकेशन बढ़ने की संभावना है। तो ये कुछ एक सेक्टर है जहाँ पे थोड़ा एलोकेशन बढ़ने की संभावना पूरी पूरी लग रही है। ठीक है सर, चलिए सर, ये तो हमने मार्केट पर बात कर ली, बजट भी आने वाला है उस पर भी हमने चर्चा कर ली और इस पर आगे भी हम बातचीत करेंगे। अब क्योंकि दर्शकों के लगातार हमारे पास सवाल आ रहे हैं सर, इस पर भी हम बातचीत कर लेते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सवाल हम लाइव अपने शो में लें और अपने एक्सपर्ट से पूछें, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9311121874 पर अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा money9query@tv9.com पर भी आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। आप अपना सवाल थोड़ा सा डिटेल में लिखकर भेजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, एज लिखिएगा अपनी, और अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखकर भेजें ताकि हम आपको लाइव अपने एक्सपर्ट से
कनेक्ट कर सकें और आप अपने सवाल पूछ सकें। इसके अलावा आपके पास मौका है मनी 9 के प्राइम मेंबर बनने का। अगर आप मनी 9 के प्राइम मेंबर बनना चाहते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन हैं, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। अपने बजट के अकॉर्डिंग आप तीनों में से कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं और जो जो फैसिलिटीज़ इसके अंदर आपको मिलने वाली है वो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो चलिए अब एक एक करके सवाल लेते हैं दर्शकों के। सबसे पहले महेश सर, हमारे पास सवाल आया है अवनीश जी का। ये पूछ रहे हैं सर कि इरेडा ने आज 146 ब्रेक किया है, आगे क्या किया जाए? इनका जो बाइंग प्राइस है वो 176 रुपीज़ का है सर। तो इरेडा में क्या करें सर आगे? ये सब का डेटा जो है, डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा जो है वो पॉजिटिव आया हुआ है, तो मेरे हिसाब से इरेडा के अंदर थोड़ा सा अब वो वापस से टाइम आने वाला है जहाँ पे एक वापस से मोमेंट बन सकता है। तो मेरे हिसाब से ये लेवल पे अगर कोई भी अगर बाइंग भी करते हैं फ्रेश, तो 135 का एक स्टॉप लॉस बना के बाइंग भी की जा सकती है। अपर साइड में जो रेंज बनेगी 158, 175 और 190 तक की रेंज जो है इरेडा में आने वाले कुछ टाइम में देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली इनको इरेडा में होल्ड करना चाहिए, थोड़ा और टाइम देना चाहिए। स्टॉक शायद और कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकल रहा है, तो ये थोड़ा बहुत और यहाँ से मोमेंटम पकड़ के थोड़ी अपसाइड जरूर दिखाएगा। ठीक है सर। तो अवनीश जी, जैसा कि सर ने बताया कि इरेडा में आप 135 का एक स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। इसको होल्ड करने की आपको यहाँ पर एडवाइस दी गई है महेश सर की तरफ से। आगे शेयर जो है अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो चलिए अब अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल अंशुल शर्मा जी का है। ये मनी 9 के प्राइम मेंबर हैं। ये पूछ रहे हैं सर कि कोल इंडिया 420 रुपये पर इनकी खरीदारी है। इसके अलावा एनएमडीसी 84 रुपीज़ इनका बाइंग प्राइस है। अब ये सर शॉर्ट टर्म टारगेट जानना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म टारगेट इसके लिए क्या रहेंगे और क्या ये इसको होल्ड कर सकते हैं? देखिए, कॉल इंडिया में आज अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। डेटा भी कॉल से रिलेटेड डेटा भी सारे अच्छे आए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से जिस हिसाब से मोमेंटम बना है, पहले 428 जाएगा, उसके बाद में 438 और 460 तक की रेंज, ये इसके इनिशियल लेवल्स बनते हैं। आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो 414 के बिलो एक स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेड है तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी भी जिस हिसाब से मोमेंट आज बना है, मेरे हिसाब से ये आने वाले कुछ दिनों के अंदर वापस से मोमेंटम करके ये 450 तक की रेंज आराम से पार कर सकते हैं। लेकिन 428 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो इमीडिएट 438 या 440 की रेंज बताएगा। उसके बाद में 455 और 60 के लेवल भी आपको जल्दी बता सकता है। ठीक है सर। और सर एक एनएमडीसी। देखिए, एनएमडीसी के अंदर भी चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव बना हुआ है, तो मेरे हिसाब से ये लेवल से अगर कोई भी रखते थे, स्टॉप लॉस जो है आपका 81 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। फर्स्ट लेवल जो बनेगा 86 हाफ का बनेगा, उसके बाद में आपका 89 और 92, ये रेंज जो है वेरी शॉर्ट टर्म के लिए अपन देख रहे हैं। तो इस हिसाब से एनएमडीसी का भी आप ट्रेड को मॉनिटर कर सकते हैं। ओके, तो अंशुल जी, महेश सर ने आपको दोनों स्ट्रोक पर बताइए कि आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ये एडवाइस फॉलो करके आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास राहुल जी का आया है सर। ये पूछ रहे हैं कि यूनाइटेड स्पिरिट्स पर आपका व्यू चाहिए सर। शेयर क्यों गिरता जा रहा है ये पूछ रहे हैं सर, और कहाँ एवरेज कर सकते हैं ये? नहीं, वैसे अगर आपका नजरिया थोड़ा भी लॉन्गर टर्म है तो फिर इसको आप होल्ड कर सकते हैं। शेयर्स गिरने के मल्टीपल रीजन हैं, लेकिन फिलहाल ये एक सप्लाई जोन में काम कर रहा है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, पर कहीं ना कहीं पे काफी आउट परफॉर्म करने के बाद में जो चीजें थोड़ी सी नेगेटिव बनी है, उसके बाद में ये थोड़ा सा आउट परफॉर्म, सॉरी, थोड़ा सा सप्लाई जोन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जो है मैं आपको सजेस्ट करूंगा 1354 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसको स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं। वापस से अगर अपसाइड रेंज बनेगी 1404-5 के ऊपर अगर मेंटेन या क्लोज कर देता है, तो फिर 1440 1460 की रेंज वापस से दिखाई दे सकती है। फिलहाल नया बाइंग करने से रुकना चाहिए, थोड़ा और शायद हो सकता है इसमें सप्लाई और बढ़े, तब इसके अंदर वापस से अपन इसको रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन 1354 का मेजर एक लेवल है, उसका स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड किया जा सकता है। ओके, 1354 का एक स्टॉप लॉस इसमें लगाया जा सकता है और फ्रेश बाइंग की सलाह यूनाइटेड स्पिरिट्स के अंदर नहीं दी जा रही महेश सर की तरफ से। अगला सवाल हमारे पास है पीयूष पराशर जी। ये भी मनी 9 के प्राइम मेंबर हैं। इनका सवाल है सर, हिंदुस्तान कॉपर
इनकी 529 रुपये बाइंग प्राइस इनका है सर। और ये पूछ रहे हैं सर कि 2 हफ्ते का ये नज़रिया लेकर चल रहे हैं सर, तो 2 हफ्ते में हिंदुस्तान कॉपर सर आपको कहाँ जाता हुआ नज़र आ रहा है? ये 518 का स्टॉप लॉस लगा ली पहले। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना बहुत जरूरी है। और ये अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो 548 फर्स्ट लेवल बनेगा, और 548 के बाद में जो है 560 और 574 ये लेवल ओपन होंगे। लेकिन स्टॉक ऑलरेडी काफी रन हो चुका है, तो आपको स्ट्रेटजी उस हिसाब से बनानी पड़ेगी। तो 518 का एक स्टॉप लॉस जो है, या फिर 518 के नीचे क्लोजिंग देता है तो एक बार का एग्जिट होने की सलाह रहेगी। अब यहाँ से एकदम ही कंजर्वेटिव छोटे लेवल देखने तो 542 है, और थोड़ा सा भी अगर इसको नंबर वीक के हिसाब से देखेंगे तो 548 और 560 ये रेंज जो है इमीडिएट ओपन हो रही है। तो हिंदुस्तान कॉपर के अंदर ये स्ट्रेटेजी से काम किया जा सकता है। ठीक है सर। इनका 2 और सवाल हैं सर इसी के अंदर, मैं वो भी आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो ये पूछ रहे हैं सर कि लेंसकार्ट की इनकी 471 रुपीज़ इनका बाइंग प्राइस है, इसमें क्या करना चाहिए? और एक मेटल ईटीएफ है सर, अ, उसमें क्या करना चाहिए? वो 11 रुपये के आसपास का इनका बाइंग प्राइस है। तो इन दोनों पर भी सर ये नज़रिया चाहते हैं। कि लेंसकार्ट तो न्यूली लिस्टेड कंपनी है जी। और काफी सारे एक्सपेंशन ऑलरेडी हो रहे हैं। हालांकि वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो उतना सस्ता भी नहीं है। तो स्पेस जो है अभी के हिसाब से देखेंगे तो स्पेस उतना स्पेस छोड़ता नहीं है शॉर्ट टर्म में। अगर आप कोई भी देख रहे हैं तो इसको, ये काउंटर को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप इसको 2 से 3 साल के नजरिए के हिसाब से देखते हैं तो डेफिनेटली इसको होल्ड किया जा सकता है। और ट्रेडिंग के पर्पज के हिसाब से देखते हैं तो फिर इसको 438 का एक स्टॉप लॉस लगा के फिर इसको है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। वापस से अगर मोमेंट बनेगा तो 468 जी। 478 तक की रेंज अपने को वापस देखने को मिल सकती है। बट अगर आप डिलीवरी बेस रखते हैं तो मेरे हिसाब से इसको 2 से 3 साल के नजरिए से इसको फिर देखा जा सकता है। ओके, ठीक है सर। रणवीर जी का सवाल लेते हैं, ये भी प्राइम मेंबर है मनी 9 के। ये पूछ रहे हैं कि इनके पास 90 शेयर्स हैं आईसीआईसीआई बैंक के सर, 1390 रुपये इनका बाइंग प्राइस है। और शॉर्ट टर्म में इसमें क्या करना चाहिए सर, ये जानना चाहते हैं स्ट्रेटजी। नहीं, शॉर्ट टर्म में होल्ड करना चाहिए मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक। और इसको शॉर्ट टर्म ना लेके आप इसको लॉन्गर टर्म रखिए, ज्यादा बेनिफिशियल है। कारण ये है कि ये बैंक जो है काफी पिछले काफी सालों से जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, बैलेंस शीट काफी सुधर चुकी है। और अभी भी यहाँ पे कुछ अपसाइड के जो मोमेंट है वो यहाँ पे पेंडिंग है। तो मेरे हिसाब से इसको नजरिया थोड़ा लंबा कर लीजिए। पोर्टफोलियो पिक टाइप के स्टॉक्स है और ये इसके अंदर आपके पोर्टफोलियो के अंदर आराम से रखा जा सकता है। लेकिन फिर भी अब शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखते हैं, ट्रेडिंग पर्पज के हिसाब से देखते हैं, 1328 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाइए। फर्स्ट टारगेट आपका 1368 बनेगा। उसके बाद में अगर ये उसके ऊपर मेंटेन करता है तो फिर ये 1385 से 1400 की रेंज जो है आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन शॉर्टर टर्म का नजरिया ना रख के इसको लॉन्गर टर्म रखे, ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो इसको लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेकर चलें आईसीआईसीआई बैंक के अंदर, शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म का नज़रिया लेकर इसमें ना चलें। सर एक इंटरेस्टिंग सवाल आया है, और अक्सर ये हमारे पास दर्शकों के सवाल आते हैं, और ये आज भी आया है सर। गगनदीप सिंह जी ये पूछ रहे हैं कि सर कोई सस्ते शेयर्स बता दीजिए 50 से 100 रुपये की रेंज के, जिनको पोर्टफोलियो में ऐड कर सकें। नज़रिया 1 साल का, 1 से 1.5 साल का सर लेकर चल रहे हैं। तो आपको कोई सस्ते अच्छे शेयर नज़र आ रहे हैं सर जो 50 से 100 रुपये के बीच में हो? वैसे तो बहुत सारे शेयर हैं जहाँ पे अपन ध्यान दे सकते हैं, लेकिन अ, इनका नजरिया अगर थोड़ी सी सेफ्टी कंसर्न है तो फिर उस हिसाब से भी अपन देख सकते हैं। आईएफसी है, आईएफसी आप ये लेवल से भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एनएमडीसी अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे भी ध्यान रख सकते हैं। तो थोड़ा सा कंसर्न वैसा है कि ये सेफ्टी कंसर्न को भी ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग किया जा सकता है। मोमेंटम के हिसाब से चेस करेंगे तो ओला के नंबर भी थोड़े से ठीक ठाक आए हैं। तो मेरे हिसाब से और ट्रेडिंग पर्पज के हिसाब से देखने हैं तो वो टाइप के स्टॉक्स भी है, आप ध्यान में रख सकते हैं। जहाँ पे एक मोमेंटम बना हुआ है, 34 का एक लोअर का स्टॉप लॉस है, उसके हिसाब से अगर ये ट्रेड करेंगे यहाँ से थोड़ा सा भी अप मूव वापस बनते हैं तो 44 48 की रेंज आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे भी ध्यान रखा जा सकता है, ट्रेडिंग पर्पज के हिसाब से है। टिप में थोड़ी सी बाइंग की सलाह यहाँ पे बनी हुई है, लेकिन स्टॉप लॉस जो है 34 का क्लोजिंग बेसिस का एक स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेड है तो कंटिन्यू करो। एनएमडीसी बढ़िया काउंटर है, वहां पे थोड़ा सा सेफ्टी कंसर्न है, वहां पे बाइंग की जा सकती है। आईएफसीआई के अंदर बाइंग की जा सकती है।
तो ये कुछ एक काउंटर है जहाँ पे आप ट्रेडिंग बेट्स किए जा सकते हैं। बाकी आयर भी, इंफ्रा भी है, जहाँ पे भी एक मोमेंटम वापस से बनेगा तो वहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। नंबर्स जो है वहाँ पे भी ठीक ठाक आए हुए हैं। बाकी डे टू डे के हिसाब से ये सारे काउंटर रोटेट होते रहते हैं, तो फिर आपको ये इसके लिए वापस से एक नेक्स्ट शो का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है। और महेश सर, आपको ये क्योंकि वोडाफोन आइडिया लगातार ये इस साल अगर 2025 में देखें तो सुर्खियों में बना रहा है, और 31 दिसंबर को सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला भी आया है वोडाफोन आइडिया को लेकर। तो वोडाफोन आइडिया, सुजलोन, येस बैंक, ये काउंटर्स आपको कैसे लगते हैं सर? ये सुजुलोन बढ़िया है। यहाँ पे देखेंगे तो फंडामेंटल सुजुलोन के कंपेरेटिव बाकी काउंटर थोड़े से ठीक है। तो सुजुलोन में एक अपसाइड वहाँ पे भी बना हुआ है। सुजुलोन में अभी तक वैसी कोई मैनेजमेंट के अंदर काफी चेंजेस हुए हैं, उसके कारण से स्टॉक्स ने वो आउट परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन बैलेंस शीट पिछले कुछ सालों में काफी बैलेंस शीट में इम्प्रूव हुआ है, नंबर्स काफी इम्प्रूव हुए हैं। सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे तो गवर्नमेंट का फोकस भी काफी बढ़िया है। तो सुजलॉन यहाँ पे प्रीफर्ड है। सुजलॉन को अगर आप 2 से 3 साल के नजरिए से ये लेवल से भी बाइंग करते हैं तो वहां पे आराम से 75-80 की रेंज अपन देख सकते हैं। वोडाफोन आइडिया के अंदर जिस हिसाब से आउटकम आएंगे, जैसा अभी तक का आउटकम आया वो पॉजिटिव है, लेकिन फर्दर डिटेल्ड आउटकम और आ जाएंगे तो उसके बाद में वापस से इसको रिव्यू किया जा सकता है। वोडाफोन आइडिया में कोई फिलहाल राय बन नहीं रही है। यस बैंक के अंदर एक मेरे हिसाब से यस बैंक ने अभी तक परफॉर्म किया नहीं है, तो यस बैंक के अंदर 1 साल का नजरिया रखेंगे तो 27-28 के लेवल अपन मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में कोई भी वापस स्टॉक जिस हिसाब से अपडेट आएंगे उसके हिसाब से रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है सर। सर, ये पूछने की इनके पास ना 50,000 रुपये हैं। अब ये 50,000 रुपये से चाह रहे हैं कि या तो क्वालिटी लार्ज कैप कोई खरीद लें, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरह या फिर टीसीएस की तरह, या फिर इसी तरीके के कोई सस्ते शेयर्स खरीद लें, उसकी एक बकेट बना लें। तो आप क्या एडवाइस करेंगे सर कि 50,000 रुपये को किस तरीके से इन्वेस्ट करें, सस्ते शेयरों में या फिर एक क्वालिटी शेयर्स खरीदें? ये हमारा तो फोकस सबसे पहले आपकी मनी का सेफ्टी का रहता है सबसे। तो हम जी। तो उसको एक सेफ्टी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए लार्ज कैप और मिड कैप जहाँ पे सेफ्टी कंसर्न है और थोड़ा सा वैल्यूएशन जहाँ पे रीजनेबल लगता है उसके अंदर ध्यान रखते हैं, या फिर कंपनी का आउटलुक पॉजिटिविटी है या कंपनी की चीजें उस हिसाब से पॉजिटिविटी जा रही है, तो उस चीजों में ही हमारा ध्यान रहता है। मेजरली हमने ऑलरेडी डिस्कस काफी सारे स्टॉक्स किए हैं, टाइटन है, जी। महिंद्रा एंड महिंद्रा है, आइसर है, हम एनएमडीसी अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी कंपनीज है, डिविडेंड पेई कंपनीज है, वहां पे भी थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। तो उनको 50,000 के हिसाब से थोड़ी सी बकेट को थोड़ा सा बाइफरकेट कर लीजिए। लार्ज कैप के अंदर एक्सपोजर जो है आप 60% रख लीजिए, मिड कैप, मिड और स्मॉल कैप में 40% का एक्सपोजर रख के इसको बाइफरकेट किया जा सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक डिविडेंड पे में कुछ पैसा डाल दीजिए। चेन्नई पेट्रो है, आपका एमआरपीएल है, आईओसी है, ये सारे काउंटर भी बढ़िया कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एलोकेशन वहां पे भी किया जा सकता है। तो और उसमें थोड़ा सा अगर थोड़े से वापस से रिटर्न बनते हैं तो उसको चर्निंग भी थोड़ा बहुत किया जा सकता है। इधर ये 50,000 के लिए नहीं है, बाकी सारे भी अगर कोई भी एक एक्स अमाउंट रख के ट्रेड करते हैं तो उनके लिए भी ये चीज थोड़ी सी ज्यादा बेनिफिशियल रहती है।